हेलो स्टूडेंट्स, सैलरी हेड का जो फर्स्ट पार्ट था उसकी वीडियो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट हो चुकी थी वो वीडियो। अब देखो जो सैलरी हेड का सेकंड पार्ट है उसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो किस तरीके से करने हैं। सबसे जो फर्स्ट है क्वेश्चन, श्री सीताराम एक कंपनी के कर्मचारी थे जिस पर ग्रेजुएटी अधिनियम लागू नहीं होता। ये लाइन बिल्कुल क्लियर लिखी मिलेगी अगर ग्रेजुएटी का पॉइंट होगा कि ग्रेजुएटी एक्ट में आता है या फिर वो नहीं आता। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसकी आय के संबंध में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या है? सैलरी मिल रही है उसको 47,000 रुपये पर मंथ, महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको 3,000 रुपये पर मंथ। लेकिन जो सर्विस की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है। रिटायरमेंट कब हुआ? वो 32 साल की सर्विस करने के बाद 1/1/2022 को उसने क्या कर लिया? अवकाश ग्रहण कर लिया। 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन और जिसमें ग्रेजुएटी उसको मिली है 8,20,000 रुपये ग्रेजुएटी मिली 1/1/2022 को। जो हमारा 21-22 का साल है ना, प्रीवियस ईयर, तो 21 के जो 9 महीने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तब तक तो उसने जॉब की, तब तक तो उसको क्या मिली होगी? पेंशन भी मिली होगी, डियरनेस अलाउंस भी मिला होगा, पेंशन ही सॉरी जो सैलरी मिल रही थी वो मिल रही होगी 9 महीने, और क्या मिला होगा? डियरनेस अलाउंस। इसके बाद उसको 4 लाख रुपए कहाँ से भी मिले हैं? वो जो प्रोविडेंट फंड है वो गैर मान्यता प्राप्त है, अनरिकॉग्नाइज है, उससे भी मिले हैं जिसके वे सदस्य थे। यह मानते हुए कि वेतन तथा पेंशन प्रत्येक महीने के अंत में दिया है। मतलब कि जैसे अप्रैल की सैलरी है वो कब मिल रही है उसको? जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 30 अप्रैल को। मई की 31 मई को लास्ट दिन है जो वो सैलरी मिलती है। तो कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? ओनली ग्रेजुएटी का अमाउंट नहीं निकालना, उसकी सैलरी हेड में कितनी टैक्सेबल इनकम बनेगी ये चीज़ हमें निकालनी है। तो देखो कैसे ये क्वेश्चंस हम करेंगे। जो टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए सैलरी मिली उसको 9 महीने की, क्योंकि रिटायरमेंट 1/1/2022 को ली है, जो ये बन जाएगी टोटल डीए भी 9 महीने का हम लिख लेंगे। और रिटायरमेंट के बाद क्या मिल रहा है उसको? पेंशन मिल रही है, वो लिख लेंगे। तो और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का क्या रूल है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जब पैसा मिलता है तब टैक्स फ्री होता है। अनरिकॉग्नाइज का जब मिलता है तो उसका 50% हिस्सा जो खुद ने उसने कंट्रीब्यूट किया है उसको नहीं देखना, जो उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो 4 लाख रुपए किए थे, 2 लाख रुपए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे। ग्रेजुएटी का अमाउंट हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो ग्रेजुएटी कैसे देखते हैं? सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 8,20,000 रुपये मिले हैं, मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख की, और ये ग्रेजुएटी एक्ट में नहीं आता। तो 15 दिन की सैलरी हम इसकी जब निकाल लेंगे तो 15 दिन की सैलरी और नंबर ऑफ कंप्लीट वर्किंग ईयर 32 साल दे रखे हैं। 15 दिन की सैलरी किस बेस पे लेंगे हम? यहाँ पे जो ग्रेजुएटी का पॉइंट था वो मैंने लिखवा रखा है। उसके अंदर अगर ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर नहीं आता है एम्प्लॉय तो हम 10 महीने की पिछली सैलरी लेते हैं, जिसको क्या कर देते हैं 1/2। अब सैलरी में कोई चेंज नहीं है, इसको जो सैलरी मिल रही थी वो कितनी मिल रही है? 47,000 पर मंथ की मिल रही है, 3,000 महंगाई भत्ता। ये भी सेवा की शर्तों के अनुसार है, तो दोनों चीज़ें सैलरी के मीनिंग में काउंट होगी। 50,000 महीने की सैलरी बनेगी। तो अगर हमें 15 दिन की निकालनी है तो 1/2 हम करेंगे। 10 महीने की सैलरी को 10 से डिवाइड करें और 1/2 करें तो जो सैलरी बन जाएगी यहाँ पे 25,000 बन जाएगी। 32 साल की उसकी सर्विस होगी, ये बन गई 8 लाख रुपए। तो इनमें से जो कम अमाउंट है 8 लाख की छूट मिल जाएगी, 8/20 उसको मिल रहे हैं, 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे यहाँ पे ग्रेजुएटी के टैक्सेबल इसके अंदर हो जाएंगे। तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे तो टैक्सेबल सैलरी निकलेगी 6 लाख यहाँ पे 95,000। इसके बाद देखो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स एक कंपनी में कार्यरत था। 30 साल की सेवा करने के बाद उसने 1 जनवरी 2022 को क्या ले ली? रिटायरमेंट ले ली। और 1 जुलाई 2020 से यहाँ पे हमें सैलरी निकालनी पड़ेगी। 1 जुलाई 2020 से जो सैलरी में ग्रेड पे दे रखा है 8,200 का ग्रेड पे लगता है जब तक सैलरी 10,000 नहीं हो जाती, फिर 300 का लगता है जब तक 13,000 नहीं हो जाती, और वेतन का 20% महंगाई भत्ता है सेवा की शर्तों के अनुसार मिल रहा है। पहले हम सैलरी निकालेंगे फिर उसका बाद में 20% होगा।
उस समय उसका 7 महीने का अवकाश अर्जित था, मतलब जो अर्न लीव सैलरी के उसको पैसे मिलेंगे, अप्रूव्ड पीरियड दे रखा है यहाँ पे 7 महीने का, और उसे जो सैलरी मिल रही थी 57,400 वेतन के रूप में और 11,480 महंगाई भत्ते के रूप में भुगतान किए। मतलब कि उसको क्या मिला है, अर्न लीव के बदले में उसको जो पैसा मिला है ना, ये 2 चीज़ें मिली हैं। क्या क्या है, एक तो सैलरी मिली 57,400, एक है 11,480 रुपये। कर निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए हमें उसकी सिर्फ क्या निकालनी है कि जो अर्न लीव का जो उसका पैसा मिला है उसमें से एग्जेम्पशन कितनी मिली, सिर्फ ये निकालना है, टोटल सैलरी नहीं निकालनी। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखो अगर मैं दिखाऊं आपको, इसके अंदर एग्जेम्पशन निकालनी है एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना मिला है, दोनों चीज़ें मिला के सैलरी और महंगाई भत्ता जो मिल रहा है 68,880, मैक्सिमम लिमिट उसके अंदर 3 लाख की है। अब सैलरी देखेंगे, देखो 1 जुलाई 2020 को कितनी है, 8,000, तो 1 जुलाई 2021 को कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8,200 रुपये सैलरी हो जाएगी। तो इसके बाद 2022 में बढ़ेगी, तो हमें 21-22 की जो सैलरी लेनी है, सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस रूल की बात करें, कौन सा रूल है ये, अर्न लीव के बदले में जो कंपनसेशन मिलती है, तो अर्न लीव के बदले में जो कंपनसेशन मिलेगी उसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम लिमिट, वो तो लिख लेंगे 3 लाख की। एवरेज सैलरी निकालनी है 1 महीने की, और वो भी किसके बेस पे निकालनी है, लास्ट के 10 मंथ्स। लास्ट के 10 मंथ्स कब से शुरू होंगे, इसने जो रिटायरमेंट है वो किस तारीख को ली है, 1 जनवरी 2022 को। तो 1 जनवरी 2022 से पहले के कितने महीने लेने हैं, 10 महीने हम लेंगे, मतलब कि 2021 के हम 10 महीने लेंगे, जिसके अंदर मार्च से लेके दिसंबर तक का हम टाइम लेंगे। तो मार्च में जो सैलरी थी वो तो कितनी थी, 8,000 रुपये थी। 8,000 के बाद फिर जुलाई में बढ़ती सैलरी 8,200, तो यहाँ पे सैलरी हम निकाल लेंगे। देखो 1 जुलाई 2020 को 8 थी, 1 जुलाई 2021 को कितनी होगी, 8200 रुपये। तो 4 महीने जो सैलरी रही वो तो रही 8,000, 6 महीने जो सैलरी रही 8,200 रुपये रही है। और इसका फिर हम 20% क्या निकालेंगे, डीए निकालेंगे। तो एवरेज सैलरी है वो निकल जाएगी 97,440 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9,744 रुपये एवरेज सैलरी निकलेगी। अब एवरेज सैलरी के बेस पे 1 महीने की जो ये एवरेज सैलरी हमने यहाँ पे निकाल ली है, इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, एक तो 10 मंथ्स की सैलरी निकालनी है और एक निकालनी है अप्रूव्ड पीरियड जो 7 महीने यहाँ पे दे रखे हैं। तो सैलरी तो एवरेज तो सेम रहेगी दोनों केस में, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से, अप्रूव्ड पीरियड 7 का है, तो 4 अमाउंट निकल के आएंगे। उन चारों में जो भी कम होगा, देखो मैंने निकाले हैं 68,880 तो उसको मिल रहे हैं, एग्जेम्पशन उसको मिलेगी 68,208 रुपये की एग्जामिशन पूछ रखी है। तो चारों में जो कम होगा ये अमाउंट क्या है, कम है, 68,208 की एग्जामिशन मिलेंगी, बाकी का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, श्रीमती पार्वती 16,000 रुपये प्रति माह वेतन पर कार्यरत है और सैलरी मिल रही 16,000। 1 अगस्त 2021 को उसकी छटनी हो गई, ये आ गया रिट्रेचमेंट का पॉइंट कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी सेवाएं समाप्त हो गई। उन्होंने नियोक्ता के यहाँ 8 साल काम किया है और फिर नियोक्ता ने उसको कंपनसेशन के रूप में 68,000 रुपये क्या है उसको पैसे दिए हैं। अमाउंट कितना है, 68,000। इसके बाद क्या बोल रखा है, 1 दिसंबर 2021 को उन्होंने 18,000 रुपये प्रति माह पर दूसरी नौकरी भी ले ली है। 1 अगस्त को निकाला उसको, 1 दिसंबर को दूसरी नौकरी मिली है उसको 18,000 रुपये पर मंथ। अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसने नियोक्ता से 1 फरवरी 2022 को 4 महीने का एडवांस भी ले लिया, सैलरी उसने एडवांस भी ले ली, 75,000 रुपये का लोन लिया। देखो लोन का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम निकाल रहे सैलरी का पॉइंट, यहाँ पे हम सैलरी देखेंगे, लोन में नहीं जाएंगे। यह मानते हुए वेतन अगले माह की पहली तारीख को मिलता है तो हमें इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। अगर हम टैक्सेबल इनकम जब निकाल रहे हैं तो लोन को किस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, अगर हमें सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना होता है, रिट्रेचमेंट में कितनी छूट उसको मिलेगी वो पॉइंट अलग है।
लोन वाला पॉइंट आया था पहले वाले चैप्टर में, उसमें क्या था कि जिस रेट से जो SBI बैंक है ना, अगर वो क्या लेता है इंटरेस्ट लेता है उसके ऊपर, उसी रेट से उसको क्या देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा उसकी सैलरी में। अगर लोन 20,000 तक का होता है तो टैक्स फ्री होता है, इससे ज़्यादा होता है तो फिर उसका जो ब्याज है वो क्या होता है, टैक्सेबल कर्मचारी की सैलरी हेड में होगा। तो यहाँ पे हम किस तरीके से निकालेंगे, इस जब 16,000 रुपये सैलरी पे वो काम कर रही थी, उस टाइम रिटायरमेंट 1 अगस्त को ले ली, तो 1 अगस्त तक 5 महीने ही उसने प्रीवियस ईयर में वहाँ पे काम किया। तो 5 महीने की तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे सैलरी ले लेंगे। 5 महीने की जो सैलरी यहाँ पे बनेगी वो कितनी बनेगी, 80,000 रुपये 16,000 के हिसाब से। इसके बाद उसने दोबारा से फिर जॉब है जो शुरू की है, वो की है उसने 1 दिसंबर 2021 को, और सैलरी मिल रही है अगले महीने की 1 तारीख को। तो 1 दिसंबर को जो शुरू की है उसकी सैलरी 1 जनवरी को मिलेगी, 1 फरवरी और 1 मार्च को। मार्च के महीने की सैलरी तो अप्रैल 2022 में जाएगी, अगले प्रीवियस ईयर में जाएगी। तो हम 3 महीने की यहाँ पे फिर क्या ले लेंगे, सैलरी ले लेंगे। 3 महीने की जो अभी जॉब दोबारा से जो ज्वाइन की है उसकी सैलरी आ जाएगी। एडवांस उसने सैलरी ली है फरवरी में, तो फरवरी और मार्च की तो सैलरी उसको वैसे भी मिलनी थी, वो तो इसी साल टैक्सेबल होगी। तो जो एडवांस सैलरी है हम वो ले लेंगे, वो भी कितने महीने की यहाँ पे है जो सैलरी इसको मिलेगी, वो 3 महीने की ही हम एडवांस लिखेंगे। इसने लिख दिया 1 फरवरी 2022 को 4 महीने का एडवांस है वो ले लिया। 1 फरवरी को लिया है ना इसने ये पैसा, तो 1 फरवरी को, एक तो फरवरी को जो एडवांस लिया है वो 3 महीने का लेंगे, क्योंकि जो है सैलरी है एक, वो 3 महीने की हमने ऊपर डाल दी। 3 महीने की हमने लिख दी सैलरी, फरवरी और मार्च की तो ऊपर सैलरी लिख दी ना। 1 फरवरी को तो कौन सी मिली थी हमें सैलरी, जनवरी वाली मिली थी, और आगे जो फरवरी वाली सैलरी है वो 1 मार्च को आनी थी जैसे, तो हमने एक सैलरी ऊपर नहीं डाल दी। 3 महीने की सैलरी हमने जब यहाँ पे लिखी है तो एडवांस में 3 महीने की बच जाएगी। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन की फरवरी में उसने लोन लिया है 1 फरवरी को, फरवरी और मार्च प्रीवियस ईयर में तो 2 महीने ही यूज किया, तो 2 महीने का हम ब्याज किस रेट से निकालेंगे, जिस रेट से SBI चार्ज करता है। और यहाँ पे रेट भी दे रखी है, 10% की रेट से SBI चार्ज करता 75,000 के ऊपर। तो 7500 तो पूरे साल का बनेगा, 2 महीने का है जो वो कितना 1250 बन जाएगा। फिर हम कंपनसेशन का अमाउंट निकाल लेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिया, कंपनसेशन जो रिट्रेचमेंट पे हुई है वो किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मिले कितने 68, मैक्सिमम लिमिट उसके अंदर होती है 5 लाख की। हमें यहाँ पे 15 दिन की सैलरी निकालनी है, नंबर ऑफ वर्किंग ईयर 15 दिन की सैलरी, क्योंकि जब यहाँ पे बंदा जॉब करता था ना उस टाइम 16,000 सैलरी मिलती थी, तो 8,000 होगी, और नंबर ऑफ वर्किंग ईयर 8 साल उसने वहाँ पे काम किया, कितने बन गए 64। तो तीनों में कम है, 64,000 मिले कितने 68, 4,000 रुपये क्या हो जाएंगे कंपनसेशन के टैक्सेबल। ग्रोस सैलरी निकल जाएगी 1,93,250। अगर टैक्सेबल निकालनी है तो स्टैंडर्ड छूट दे दो इसमें से 50,000 की, तो आपकी क्या निकल जाएगी, टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगी। इसके बाद है फोर्थ है, फोर्थ में भी यही चीज़ें दे रखी हैं, जो इसके अंदर पॉइंट है वो अर्न लीव वाला है। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी था, देखो कि इसके अंदर दे रखी हैं जो उसको अर्न लीव के बदले में सैलरी मिलती है ना, मेन इसके अंदर हमें अप्रूव्ड पीरियड ध्यान रखना है। 25 साल उसने यहाँ पे सर्विस की है, तो 25 महीने ही उसके अप्रूव्ड पीरियड, मतलब 25 महीने की वो अर्न लीव ले सकता था। तो 25 में से उसने पहले वाले केस में तो 10 महीने की छुट्टियाँ ली, बाकी कितने बच गए अप्रूव्ड के 15। दूसरे केस में एक भी नहीं ली उसने, जो छुट्टियाँ हैं 25 के 25 बच गए। तीसरे केस में उसने 30 ले ली, मतलब कि एक भी महीने नहीं बचा, अप्रूव्ड पीरियड वहाँ पे क्या जाएगा, नील जाएगा। तो जब नील जाएगा तो उसको कोई छूट ही नहीं मिलेगी। तो इस टाइप का जो अर्न लीव का पॉइंट है मैंने पहले भी करवा दिया था। अप्रूव्ड पीरियड हम किस तरीके से काउंट करते हैं, चाहे उसको साल में 2 महीने की अर्न लीव मिलती हो, लेकिन रूल के हिसाब से हम 1 साल की सर्विस में 1 महीने की ही काउंट करेंगे। तो 25 साल की सर्विस में 25 महीने की उसकी अर्न लीव काउंट होगी। बाकी एक बार खुद ट्राई कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ देखो, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है,
श्री अब्दुल रहीम एक कारखाने में 1 जनवरी 2012 से कार्यरत हैं और वो भी कितने 12,000 सैलरी पे। ग्रेड हमें निकालना पड़ेगा, इसमें सैलरी निकालनी पड़ेगी। 12 से दे रखी है सैलरी और 1 जनवरी को हर साल सैलरी बढ़ रही है। हमारा जो साल है 21-22 है, तो 21-22 में हम देखो सैलरी किस तरीके से हम निकाल लेंगे। जैसे 12 में 12 थी, हर साल 1000 रुपये बढ़ रही है ना, तो 21-22 तक आके 21 में 21,000 होगी और 22 में कितनी होगी सैलरी 22,000। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। इसके अंदर अब देखते हैं कितने महीने कब रिटायरमेंट होती है, क्या है आगे। 1 सितंबर 2021 को व्यापार बंद हो गया, मतलब 1 सितंबर 2021 को उसकी छटनी होगी, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी, तो उसे अपने नियोक्ता से कंपनसेशन के रूप में पैसे मिले हैं 2 लाख रुपए। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में कंपनसेशन वाला पॉइंट किया है, एक तो वो पॉइंट आएगा इसके अंदर। आगे और क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, 2 लाख रुपए उसको इसके लिए कंपनसेशन मिली है। ग्रेजुएटी अधिनियम भी के अंतर्गत भी आता है, ग्रेजुएटी के भी मिले हैं उसको 1.5 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट, उसे प्रति वर्ष 30 महीने की क्या मिल रही थी, 30 दिन का अवकाश अर्जित था, मतलब अर्न लीव भी मिलती थी 30 दिन के एक साल में। और सेवा समाप्त होने पे उसकी 8 माह की अभी भी क्या थी, अप्रूव्ड पीरियड है, मतलब 8 महीने अभी भी बचे हुए थे, जिसके बदले में उसको कितने मिले हैं 1,68,000। 1 दिसंबर 2021 को 30,000 रुपये प्रति दूसरी नौकरी भी मिल गई उसको इसी प्रीवियस ईयर में, 1 दिसंबर को मिली है। और रिहायशी मकान के सुधार के लिए नियोक्ता से 1 फरवरी 2022 को 4 महीने का उसने एडवांस ले लिया, सेम उस क्वेश्चन की तरह 1 फरवरी को लिया एडवांस। और 20,000 का जो लोन लिया है ये टैक्स फ्री होगा, 20 तक का तो टैक्स फ्री है। हमें इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी, तो देखो कैसे लेंगे। पहले तो हम सैलरी लिख लेंगे, वहाँ पे रिटायरमेंट उसने कब ले ली है, यहाँ पे जो रिटायरमेंट 1 सितंबर को ली है, और सैलरी है वो कब मिल रही है, अगले महीने की 1 तारीख को मिलती है। तो 1 अप्रैल से जो साल शुरू होता है तो उसकी सैलरी 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, और 1 सितंबर को जब उसको नौकरी से निकाला गया उस दिन कौन सी सैलरी मिली होगी उसको, अगस्त वाली सैलरी मिली होगी। तो 5 तो सैलरी वो मिल चुकी थी उसको, नहीं सॉरी 6 सैलरी तो वो हो चुकी थी। और इसके बाद जो उसने दोबारा जॉब ज्वाइन की है 30,000 में, एक वो होगी, तो इसका जो अमाउंट बनेगा सैलरी का 1,26,000 रुपये, एक हो गया 90,000। इसी तरीके से फिर इसी डेट को उसने एडवांस भी ले ली है सैलरी, तो 3 महीने की एडवांस हो जाएगी कितनी, 90,000 रुपये। जो एडवांस निकलवाया पैसा वो जब हम इसी साल काउंट कर लेंगे तो आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इस बार उसको काउंट कर लिया। अब इसको इस क्वेश्चन में ना हमें यहाँ पे 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। 3 पॉइंट यहाँ पे क्या क्या होंगे देखो, एक तो उसको कंपनसेशन मिली रिट्रेचमेंट पे, एक उसको क्या मिला है, एनकेसमेंट ऑफ सैलरी मिली है अर्न लीव की, और ग्रेजुएटी में भी आता है। तो तीनों को हम किस तरीके से निकालेंगे, एक बार ही मैंने तीनों के नोट बना रखे हैं। रिट्रेचमेंट की अगर हम बात करें तो रिट्रेचमेंट में देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, 2 लाख रुपये रिट्रेचमेंट के मिले, ये मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की है। फिर हम यहाँ पे 15 दिन की सैलरी निकालेंगे लास्ट 3 मंथ में तो सैलरी चेंज ही नहीं हुई, 10,515 दिन की निकल जाएगी, और उसने 10 साल वहाँ पे काम किया था, तो कितने हो गए 1,05,000 रुपये। ये हो गए, तीनों में कम यही है, इसकी छूट मिलेगी, मिले कितने थे 2 लाख रुपये, तो 95,000 रुपये तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जो रिट्रेचमेंट है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अर्न लीव का निकालेंगे, वही रूल लगाएंगे जो लिखवा रखे हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है 1,68,000 रुपये, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 लाख की है। एवरेज सैलरी निकालेंगे हम किसकी, अर्न लीव में हमें दो जगह निकालनी पड़ती है। एक एवरेज सैलरी 1 मंथ की निकालेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 मंथ की निकालेंगे अप्रूव्ड पीरियड। अप्रूव्ड पीरियड इन्होंने दे रखा है भाई 8 महीने का अभी भी मान्य था, जिसके बदले में उसको ये 1,68,000 रुपये मिले हैं। तो जब हम लास्ट उसकी सैलरी निकालेंगे तो उसके रिटायरमेंट से पहले कब कितनी उसको यहाँ पे सैलरी मिल चुकी है वो देखेंगे। जो 21,000 रुपये मिले हैं वो 8 महीने के, और 20,000 रुपये किसके लेंगे हम, 2 महीने के यहाँ पे हम ले लेंगे, क्योंकि अगस्त तक तो उसने काम किया है ना, सितंबर में रिटायरमेंट लिया है, तो 8 महीने तो हो गए अगस्त तक की। जनवरी में सैलरी बढ़ी थी, जनवरी से अगस्त, और फिर पिछले और लेने पड़ेंगे हमें 2020 वाले,
महीने यहाँ पे, क्योंकि 10 महीने लास्ट काउंट करने हैं जिस डेट से वो रिटायर होता है उसे तुरंत पहले के 10 महीने। सैलरी हो जाएगी यहाँ पे 20,800 इंटू 10, 20,800 इंटू 8। तो इनके अंदर जो भी कम होगा 1,66,400 कम है, मिले 1,68 है, तो 1,600 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके टैक्सेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम ग्रेजुएटी का भी निकाल लेंगे। ग्रेजुएटी का निकाल के बता रखा आपको कि ग्रेजुएटी का कैसे निकालना है। जो अमाउंट सबसे पहले हम देखेंगे कितना मिला है। मैक्सिमम लिमिट 20 साल की होती है, उसमें भी 15 दिन की सैलरी निकाल के देखना 28,840 रुपये ये आ जाएगा। तो इसमें से ग्रोस सैलरी निकालें, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो टैक्सेबल सैलरी कितनी बचगी, 3,81,440 रुपये। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है 6, 7 और जो 8 क्वेश्चन है, इनमें कोई भी नया पॉइंट ऐसा नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए पहले वाले तो इनके अंदर कोई भी पॉइंट नया नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करना। 9th में देखो क्या कह रखा है। 9th जो क्वेश्चन है, श्री गुप्ता एक जो फैक्ट्री में मिस्त्री के रूप में कानपुर में सेवारत थे, ग्रेजुएटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। 31 दिसंबर 2021 को प्रीवियस ईयर में रिटायरमेंट होती है। 34 साल की सेवा करने के बाद अवकाश ग्रहण करते समय नियोक्ता ने उन्हें 5,10,000 रुपये ग्रेजुएटी के, 2,40,000 मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड की राशि थी। मान्यता प्राप्त का कुछ नहीं करना, वह 7500 रुपये मासिक पेंशन पाने का भी अधिकारी है। तो देखो उसको पेंशन भी मिल रही है, जिसमें उसने क्या करवा ली, कम्यूट भी करवा ली इसमें से पेंशन। अब रिटायरमेंट के बाद 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुई, जनवरी से उसको पेंशन मिलनी थी, कितनी मिलनी थी, 7500 रुपये। लेकिन उसका उसने क्या करवा लिया, आधी पेंशन, हाफ हिस्सा है जो वो तो कम्यूट करवा लिया, हाफ उसको पेंशन के रूप में क्या मिलता रहेगा। 1 मार्च 2022 को उसने प्राप्त कर लिया 2,70,000 रुपये उसको कम्यूटेशन के पैसे मिले हैं। मानते हुए वेतन तथा पेंशन महीने के अंतिम दिन दिए हैं, तो हमें उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। आगे क्या क्या इसकी चीज़ें दे रखी हैं, सैलरी दे रखी है उसकी 1,89,000 निकाल के दे रखी है, 21,000 पर मंथ है 9 महीने की, क्योंकि रिटायरमेंट 31 दिसंबर को लिए, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने इतनी तो सैलरी मिली। महंगाई भत्ता इतना मिला उसको, बोनस मिला है, प्रयोजना भत्ता टैक्सेबल होता है, मकान किराया भत्ता है और किराए पे वो रह रहा है, तो 12 महीने का उसने क्या दिया, किराया दिया है। लेकिन हम यहाँ पे 12 महीने का किराया उसने दे दिया। रिटायरमेंट तो कब ली है उसने, 31 दिसंबर को यहाँ पे ले ली। इसके बाद मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान 30,000 है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि जो प्रोविडेंट फंड में जो ये कंट्रीब्यूट करते हैं सैलरी के 12% से ज़्यादा है या फिर कम है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो बेसिक पे दे रखी है 9 महीने की, डीए दे रखा है, बोनस दे रखा है, प्रोजेक्ट अलाउंस दे रखा है, एचआरए आप लोग निकाल सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एचआरए है वो उसमें मैंने निकालना सिखा रखा है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, सैलरी कितनी मिल रही है, 1,89,000, इसका 12% से अगर ज़्यादा है 22,680 बना, 12%, कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है, 30,000 रुपये कर रहा है उसका मालिक है जो, तो 22 से तो ज़्यादा हो रहा है ना, कितना, 7,320 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें पेंशन का पॉइंट है जो, और ग्रेजुएटी का जो पैसा मिल रहा है वो निकालना है। ग्रेजुएटी देखो किस तरीके से निकालेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5,10,000, मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे 20 लाख की, वही 15 दिन की सैलरी निकालेंगे। यहाँ पे सैलरी ऑलरेडी दे रखी है 21,000 और डीए दे रखा है यहाँ पे 6,000 रुपये पर मंथ, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना नीचे कि इतना, ये 5,000 और 21,000 तो 26 हो जाएगी सैलरी। तो 15 दिन की सैलरी है वो निकालेंगे 26,000, 15/26, क्योंकि ये ग्रेजुएटी एक्ट में आता है इसलिए 15/26 करेंगे। अदरवाइज फिर वैसे ही 10 महीने की सैलरी इंटू डिवाइड बाई 10 इंटू 1/2 करते तो तब 15 दिन की निकलते, अभी ये एक्ट में आता है। तो 15,000 रुपये ये हो गए। यहाँ पे क्या है, जो बनेगा अमाउंट 5,10,000, तीनों में ये दोनों अमाउंट टाई हो रहे हैं, 5,10,000 मिले हैं इसको और 5,10,000 ऐसे निकले हैं, तो दोनों सेम है अमाउंट, जितने मिले हैं यही कम है, मैक्सिमम लिमिट तो 20 की है ना, यही कम है दोनों
तो जितने मिले हैं सारे की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो क्या जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। पेंशन देखो, जो कम्यूट करवा ली उसको तो हम निकालेंगे कि जो पैसा इकट्ठा निकलवा लिया उसका तो वो रूल लगेगा। जो पैसा इकट्ठा नहीं निकलवाया, जो अभी तक मिल रही है, उसने पेंशन कम्यूट किस डेट को करवाई है, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 1 मार्च को करवाता है, लेकिन जनवरी और फरवरी 2 महीने तो पूरी मिली होगी उसको पेंशन। इसके बाद मार्च में कम्यूट करवाता है तो मार्च की आधी मिली होगी। जनवरी में मिले 7500 किस में मिले पेंशन, फरवरी में मिलती है उसको। तो ऑन कम्यूट कितनी होगी, 7.5 और 7.5 15, तो यही होगी। और आधी पेंशन तो कम्यूट करवाई है, मतलब इसका 50% करवाया है कम्यूट, तो 50%, बाकी जो बच गया वो तो उसी महीने मिलेगा। 15 और 3750 मिला के 18,750, तो कितने बन गए अनकम्यूट के। अनकम्यूट पेंशन लिख देंगे यहाँ पे, अनकम्यूट है पेंशन 18,750, मतलब कि जो अभी तक उसने क्या नहीं करवाई है, कम्यूट नहीं करवाई है, वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। कम्यूटेड का कितना अमाउंट होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। वो किस तरीके से निकालेंगे, अनकम्यूटेड तो हमने निकाल दी 18,750। कम्यूटेड में देखो उसने कितनी करवाई है, 2,70,000, जो हाफ है। अगर फुल वैल्यू हम उसकी निकालें तो कितने निकलेगी, 5,40,000 रुपये। एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, यहाँ पे अगर वो ग्रेजुएटी एक्ट में आता है तो 1/3 की मिलती है। तो 5,40,000 का 1/3 180 की छूट मिलेगी, किस में से, जो उसने निकलवाया है उसमें से। 270 में से 180 की छूट दे देंगे, 90,000 रुपये क्या हो जाएंगे इसके टैक्सेबल। तो इसकी सैलरी जो ग्रोस है वो निकल जाएगी 3,86,770 रुपये। अब देखो आगे इसके अंदर एक सेकंड रुके आप। 10th क्वेश्चन है जो 10th में क्या है, मिस्टर एक्स है, दिल्ली के एक फैक्ट्री में कार्यरत था, 14,000 रुपये मासिक वेतन है, महंगाई भत्ता दे रखा है 10,000 रुपये, मकान किराया भत्ता है, वह अपने मकान में रहता है। टूर पर जाने के लिए उसको कितने मिले, 4,000 रुपये यात्रा भत्ता भी मिला है उसको इसके बदले में। और क्या मिला है, 1 जनवरी 2022 को रिटायर हो गया। ग्रेजुएटी के 1,60,000, 2 लाख रुपये मिले हैं गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से, जिसमें फैक्ट्री का बराबर का अंशदान है। तो 2 लाख रुपए जो गैर मान्यता प्राप्त है, अनरिकॉग्नाइज, उससे जो मिलते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, हाफ हिस्सा तो टैक्सेबल हो जाएगा। इस बार 10 महीने का अवकाश अर्जित सा 1,76,000 रुपये और 30 दिन का उसको सैलरी मिलती थी, मतलब 4,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी गई है। पेंशन का भी इसके अंदर पॉइंट है। 1 अगस्त 1995 को उसने क्या किया है, 85 से नौकरी आरंभ की थी, उसे 10 माह के रिटायर होने से पूर्व। जो यहाँ पे देखो एवरेज सैलरी तो निकाल के ही दे रखी है 15,600, कोई टेंशन ही नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं है हर केस में। तो रिटायरमेंट वो किस डेट को लेता है, 1 जनवरी 2022 को। इसका मतलब 9 महीने काम किया, 9 महीने की हम यहाँ पे देंगे। बेसिक उसको सैलरी मिल रही थी, महंगाई भत्ता मिल रहा था, ये अलाउंस मिल रहा था, अपने मकान में रहता था, तो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। टूर पे जाने के लिए यात्रा उसको भत्ता मिला है, ट्रैवलिंग अलाउंस का होता है, टैक्सेबल में आता है। फैसिलिटीज़ अलग चीज़ हैं, जो अलाउंसेस हैं वो अलग चीज़ हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसका ग्रेजुएटी का अमाउंट निकाल लेंगे। ग्रेजुएटी 160 की मिली है, 20 लाख की क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है ग्रेजुएटी के अंदर। और फिर क्या निकालेंगे, एवरेज सैलरी इन्होंने दे रखी है और टोटल इसने जितनी सर्विस किया वो काउंट कर लेंगे। इसके बाद पेंशन है, 3/4 हिस्सा इसने क्या करवा लिया, कम्यूट करवा लिया। 4,000 रुपये पर मंथ उसको मिलनी थी, तो 3,000 रुपये कम्यूट करवा ली उसने पेंशन। 2,40,000 जिसमें से होगी, तो जो 4,000 मिलनी थी उसका 3/4 हिस्सा ही कम्यूट करवाया ना, बाकी तो नहीं करवाया। बाकी तो उसको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, 1/4 तो मिलेगा। 4,000 का 3/4 3,000, 1/4 1,000 रुपये पेंशन का मिलता रहेगा। तो 3 महीने जो पेंशन मिलेगी वो अनकम्यूटेड 3,000 तो वो मिलेगी। बाकी पेंशन है वो हम देख लेंगे, 2,40 3/4 हिस्सा है
फुल वैल्यू इसकी कितनी बनेगी, फिर इसकी क्या दे देंगे, छूट दे देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में दी थी। और ये ग्रेजुएटी एक्ट में आता है कि नहीं आता, बस हमें इस चीज़ को देखना है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन में भी सिंपल सा है, क्या पॉइंट दे रखे हैं। जो शिवा है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड 2 कंपनियों में विक्रय अधिकारी के रूप में काम करता है, मतलब साथ साथ काम कर रहा है। उसे जून 2018 में एक्स लिमिटेड से अवकाश ग्रहण किया, तो सैलरी है उस टाइम 30 थी, 4 लाख रुपए ग्रेजुएटी के प्राप्त किए उसे जून 2018 में, जिसमें से 3 लाख रुपए की वो 2019 में ये छूट ले चुका है। 26 साल 10 महीने की सेवा करने के बाद अक्टूबर 2021 में वाई से, देखो जब एक्स से रिटायर हो चुका वो तो बहुत पहले हुआ है ना 2018 में, उसका तो हमें कुछ नहीं लेना देना। सिर्फ ये पॉइंट क्यों डाल रखा है यहाँ पे, 3 लाख की वो छूट ले चुका है, किसकी, ग्रेजुएटी की। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी बनती है, 20 लाख, 20 में से 3 की पहले बंदा ले चुका है, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कम हो जाएगी, अब 17 लाख रुपए हो जाएगी। अब जब दूसरी कंपनी से रिटायर हुआ तो ग्रेजुएटी के कितने पैसे मिले उसको, 7 लाख रुपए। तो अमाउंट मिला 7 लाख, लिमिट यहाँ पे 20 की बजाय 17 हो जाएगी। बाकी हम एवरेज सैलरी तो निकाल लेंगे ही। 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाले 10 महीने की औसत मूल वेतन है जो वो 65,000 रुपये दे ही रखा है पर मंथ का। एवरेज सैलरी निकाल के दे रखी है 10 महीने की। उसे अतिरिक्त उसे 5,000 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है इस सुविधाओं में, और विक्रय पर कमीशन भी उसको मिला है। कितने % मिला है कमीशन, यहाँ पे मिल रहा है 5%। तो ग्रेजुएटी एक्ट की हमें इसके अंदर गणना करनी है, ग्रेजुएटी के रूप में जो उसको पैसे मिले हुए हैं। तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे कि जो 15 दिन की सैलरी जब हम निकालते हैं तो उसका बेसिक पे लेते हैं, डियरनेस पे लेते हैं और कमीशन ऑन सेल लेते हैं। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, हम उसकी बेसिक पे ले लेंगे, उसका महंगाई भत्ता ले लेंगे, जो साफ साफ लिखा हुआ अवकाश ग्रहण करते टाइम काउंट किया जाएगा, और उसकी क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, कमीशन निकाल लेंगे, तो सैलरी का मीनिंग निकल जाएगा। मेन इसके अंदर क्या चीज़ थी, जो एग्जेम्पशन है ना, एग्जेम्पशन मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 20 की बजाय 17 होगी, क्योंकि 3 लाख की वो पहले किसी कंपनी में ग्रेजुएटी मिली थी, वहाँ पे छूट ले चुका है। तो ओनली इसके अंदर ग्रेजुएटी का पॉइंट हमें है जो वो निकालना है कि कितनी इसको क्या मिलेगी, ग्रेजुएटी की छूट मिलेगी। एक बार ये निकाल के देखना, फर्स्ट वाला पॉइंट ही मैंने ग्रेजुएटी का करवाया था। जो ये क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल, जो क्वेश्चंस थे सैलरी हेड के, ये टोटली मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ट्राई कर लेना, अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो मेरे से पूछ सकते हैं।